देंगे, है ना। तो रिजल्ट आप लोग देख लिए, है ना। रिजल्ट देखने के बाद हमारे जो रंजन कुमार हैं वो जो है आज के टॉपर हैं, यानी कि हाईएस्ट नंबर जो है उन्हीं का है ना। चलिए तो थोड़ा सा देखेंगे। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे अपना सॉल्यूशन क्लास। तो आप लोगों को स्क्रीन पे पहला जो क्वेश्चन है वो दिख रहा होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है ना। देखिए 132 केवी 132 केवी से अधिक वोल्टेज के संचरण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, ध्यान देंगे हम लोग। देखिए आप लोगों को मैंने बताया भी था और याद कीजिए कि हमारा जो 132 केवी का जो वोल्टेज जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, संचरण मतलब ट्रांसमिट करना, है ना। जो हम लोग भेजते हैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, तो 132 केवी, सोचिए कल्पना कीजिए कितना ज़्यादा वोल्टेज होगा। उसको हम लोग जो ट्रांसमिट करते हैं बाबू, वो हमारा स्टील टावर्स होता है, स्टील का बना हुआ रहता है, उसको हम लोग लेटिस टावर भी बोलते हैं। कौन सा टावर बोलते हैं? लेटिस टावर, है ना। तो ये जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो हमारा जो टावर होता है या खंभा होता है वो कौन सा होता है? ये स्टील टावर्स, जो कि बड़ा बड़ा आप लोग देखते होंगे। चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, लेटिस टावर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि 132 के भी जो हम लोग वोल्टेज को जो ट्रांसमिट करते हैं वो हमारा टावर जो इस्तेमाल करते हैं वो हमारा लेटिस टावर होता है, जो कि ये स्टील का बना हुआ रहता है ना। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। एसी संचरण में न्यूनतम चालकों की आवश्यकता होती है। हमारा जो, देखिए एक चीज पहले, सबसे पहले तो आप लोग ध्यान देंगे कि हम लोग डीसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, है ना। डीसी को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, हम लोग एसी को ही ट्रांसमिट करते हैं, क्योंकि काफ़ी दूरी दूरी तक भेजना होता है ना, ट्रांसमिट करना होता है। तो उस कंडीशन में हम लोग जो है एसी को ही ट्रांसमिट करते हैं, डीसी को नहीं। तो एसी को जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं तो उसमें कम से कम जो हमारा चालक होना चाहिए, जो कंडक्टर होना चाहिए, उसकी संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ये 3 होना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट जो हमारा अगला सवाल है कि एसी जनित्र में आर्मेचर कोर जो बना हुआ रहता है ना, वो हमारा जो आर्मेचर कोर होता है वो किसका बना हुआ रहता है? तो ये होता है सॉफ्ट आयरन यानी कि नॉर्म लोहा। ये छोटा सा क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ईएचवी संचरण में निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर प्रयोग किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ईएचवी यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो कि हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, उसमें जो हम लोग इंसुलेटर का इस्तेमाल करते हैं बाबू, वो हमारा होता है डिस्क इंसुलेटर। कौन सा इंसुलेटर होता है? डिस्क इंसुलेटर, है ना। ईएचवी यानी कि एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज जो हमारा होता है, जिसको हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, उसमें जो इंसुलेटर यूज करते हैं वो होता है डिस्क इंसुलेटर, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फेरांटी प्रभाव क्या होता है? माने ये कितना इंपॉर्टेंट है शायद आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेरांटी प्रभाव में क्या होता है, थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनेंगे, है ना। देखिए जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं 66 के भी, 132 के भी, है ना, इस तरह से 33 के भी। तो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं। तो देखिए गौर करेंगे आप लोग, एक होता है सेंडिंग ऑर्डर और एक होता है रिसीविंग एंड। सेंडिंग एंड, रिसीविंग एंड, यानी कि सेंडिंग एंड वहां से कहेंगे जहां से हम लोग वोल्टेज को ट्रांसमिट किए, है ना। गौर से सुनेंगे, वोल्टेज को जहां से हम लोग ट्रांसमिट किए, ठीक है, भेजे, और जहां रिसीव किए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हम जो वोल्टेज सेंडिंग जो सेंड कर रहे हैं, है ना, जो ट्रांसमिट किए, जहां से स्टार्टिंग किए ट्रांसमिट किए, वहां पे हमारा वोल्टेज का मान है 66 के भी, है ना, जो हम इनपुट में दिए, यूं समझ लिए कि इनपुट में दिए, है ना। सेंडिंग ऑर्डर इसको बोलते हैं, जहां से भेजे वहां वोल्टेज के मान क्या है? 66 के भी। लेकिन एक होता है रिसीविंग एंड, कहीं ना कहीं उस वोल्टेज को रिसीव किया जाएगा भाई, जो हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना। तो जो वोल्टेज जहां रिसीव करते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि वो वोल्टेज जो हम इधर से दिए उसका मान ज्यादा हो जाता है ना। समझ पा रहे होंगे आप लोग।
उसका मान ज्यादा हो जाता है, यानी कि भेजे हम कितना 66 के भी, लेकिन रिसीविंग एंड पे जो है वही वोल्टेज का मान जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि 66 किलो वोल्ट से ज्यादा मिलता है। उस प्रभाव को ही हम लोग कहते हैं फेरांटी इफेक्ट, फेरांटी प्रभाव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये थोड़ा सा है डिप्लोमा लेवल में, ये सब डीपली रूप से पढ़ना है, लेकिन फिर भी आप लोगों को भी जानना जरूरी है। सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड, यानी सेंडिंग एंड पे जितना हम वोल्टेज दिए उससे ज्यादा मिला हमको रिसीविंग एंड पे, उस प्रभाव को कहेंगे फेरांटी इफेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, ज्यादा डिस्कशन होने लगता है यार। अति उच्च वोल्टेज संचरण में गुच्छित चालकों से क्या मिलता है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है कि बहुत ही हाई वोल्टेज जिसको हम लोग क्या करते हैं ट्रांसमिट करते हैं, उसमें जो हम चालक जो इस्तेमाल करते हैं वो गुच्छा के रूप में होता है ना, एक के ऊपर एक एकदम गुच्छा के रूप में रहता है। तो उसको जो है इस्तेमाल करने से क्या हमारा एडवांटेज है, तो ये क्या करता है रिड्यूस द वोल्टेज ग्रेडियंट, यानी कि वोल्टेज ग्रेडियंट के मान को ये कम करता है ना। गुच्छित चालक जो इस्तेमाल करते हैं वोल्टेज ग्रेडियंट के मान को कम करता है, ये हम लोग संचरण लाइन में इसका इस्तेमाल करते हैं। अल्टरनेटर के सिंक्रोनाइजेशन को परखने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रचलित विधि कौन सा है। अल्टरनेटर को हम लोग क्या करते हैं सिंक्रोनाइज करते हैं, या पैरेलल में जो हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं पैरेलल अल्टरनेटर को, तो उसमें जो है सिंक्रोनाइजेशन को परखने के लिए, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन विधि को जानने के लिए सबसे हमारा जो प्रचलित विधि है वो कौन कौन सा विधि होता है। एक होता है डार्क और दूसरा ब्राइट लैंप विधि, डार्क लैंप विधि और ब्राइट लैंप विधि, है ना। ये दो जो है इसकी प्रचलित विधि है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्टरनेटर के गतिशील रोटर को प्रदान किया जाने वाला उत्तेजक वोल्टेज क्या कहलाता है। जैसा कि हमारा अल्टरनेटर है, आप लोगों को जानते हैं, उसमें एक रोटर होता है जो कि हमारा घूमने वाला भाग होता है, और उस रोटर को एक्साइट करने के लिए यानी कि उत्तेजित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं डीसी वोल्टेज देते हैं, है ना। वो हमारा डीसी वोल्टेज जो होता है निम्न वोल्टेज होता है, या डीसी शंट जनरेटर होता है ना। डीसी शंट जनरेटर होता है जिसका वोल्टेज रेटिंग आप लोग जानते हैं कि उसको हम जो लेंगे वोल्टेज रेटिंग वो 100 वोल्ट से लेकर के 250 वोल्ट, है ना, 100 वोल्टेज से लेकर के 250 वोल्ट। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अल्टरनेटर का पावर फैक्टर निर्भर करता है, तो अल्टरनेटर का पावर फैक्टर बाबू हमारा जो होता है वो निर्भर करता है एक्साइटेशन पर, है ना। एक्साइटेशन हमारा कितना है उस पर डिपेंड करता है। अगर 100% एक्साइटेशन है तो क्या होगा पावर फैक्टर हमारा क्या होगा यूनिटी होगा, और 100% से ज्यादा है तो क्या होगा लीडिंग होगा, और अगर अंडर एक्साइटेशन है, ठीक है, तो हमारा पावर फैक्टर जो होगा लीडिंग होगा। इस तरह से हम लोग इसको याद रखना है। तो पावर फैक्टर जो है अल्टरनेटर का निर्भर करता है एक्साइटेशन पर, कि हमारा जो फील्ड जो एक्साइट कर रहे हैं जो रोटर जो होता है उसको एक्साइट कर रहे हैं, ठीक है ना, उस पर निर्भर करता है। चलिए अल्टरनेटर का वोल्टता नियमन निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। अल्टरनेटर का वोल्टेज रेगुलेशन को निकालने के लिए हमारा जो फार्मूला होता है बाबू, ये होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, जिसका हम आप लोगों को बताए भी थे कि वी आर बराबर हमारा जो वोल्टेज होता है वी आर यानी वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है ना, वी एन एल मतलब नो लोड, माइनस वी एफ एल मतलब फुल लोड, बटा में फुल लोड वोल्टेज गुणे 100, है ना। तो ये हमारा है वोल्टेज रेगुलेशन निकालने के लिए फार्मूला, ठीक है ना, अल्टरनेटर का। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आरसीसी टावर की लाइन वोल्टेज सामान्यतः होती है। आरसीसी टावर की जो हम लोग वोल्टेज जो उस पर देते हैं, आरसीसी पोल एक होता है ना। आरसीसी पोल के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारा जो आवासीय कॉलोनी जो होती है वहाँ पे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमारा आरसीसी पोल का इस्तेमाल किया जाता है। और आरसीसी पोल जो होता है कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट वगैरह का बना हुआ रहता है। इसकी जो एक दूसरे से बीच की जो दूरी होती है आरसीसी पोल की, एक दूसरे से बीच की जो डिस्टेंस होता है
यानी कि पहला अगर हम लगाए यहाँ तो दूसरा जो पोल लगाना होगा आरसीसी वो 80 से 100 मीटर के डिस्टेंस पे लगाना होगा, है ना। कितना? 80 से 100 मीटर के डिस्टेंस पे लगाना होगा। लेकिन हमारा ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि इस पे जो हम लोग वोल्टेज जो भेजते हैं वो हमारा वोल्टेज कितना होना चाहिए, है ना। देखिए 2 तरह का क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस पे जो हम लोग वोल्टेज को जो देते हैं, है ना, वो हमारा 11 केवी से लेकर के 66 केवी तक होता है। ठीक है, 11 केवी से लेकर के 66 केवी तक। उच्च केवीए वाले अल्टरनेटर को ठंडा करने के काम में आता है ना। अगर हमारे पास हाई केवीए का अल्टरनेटर है, काफी हाई केवीए का अगर अल्टरनेटर है, अगर उसको कूलिंग करना होगा, ठंडा करना होगा, तो उसमें हम लोग किस विधि का इस्तेमाल करेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रोजन कूलिंग जो होता है बाबू, एक लाइन में आप लोग याद रखेंगे कि ये हाई पावर के मशीनों के लिए, है ना, इस्तेमाल किया जाता है ठंडा करने के लिए। ठीक है, तो अगर उच्च केवीए का हमारा अल्टरनेटर है, उसको कूलिंग करने के लिए हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोजन कूलिंग। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उच्च वोल्टेज परेशान लाइन में सबसे ऊपर का चालक होता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं कि काफी हाई वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं, है ना। तो परेशान लाइन मतलब ट्रांसमिशन लाइन, ये हिंदी वर्ड को भी थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, उच्च वोल्टेज को जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है ना, उसमें जो चालक होता है, तो आप लोग देखे होंगे एक उसमें चालक होता है जो ऊपर में होता है ना। 3 इस तरह से रहेगा जो भी है, और एक जो होता है ऊपर में होता है जो कि पतला होता है। वो चालक कैसा होता है? बिल्कुल एकदम पतला। और तारों की अपेक्षाकृत अगर देखेंगे आप लोग या कभी इमेजिन कीजिएगा तो वो हमारा पतला होता है। वो हमारा कौन सा तार होता है, इसके बारे में, वो कौन सा चालक होता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, है ना। तो ये हमारा होता है अर्थ कंडक्टर। ठीक है, क्या होता है? अर्थ कंडक्टर, है ना। तो इसको थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, उच्च वोल्टेज परेशान लाइन में सबसे ऊपर का जो चालक होता है जो कि पतला होता है, आप लोग गौर करेंगे, ये हमारा अर्थ कंडक्टर होता है। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। उत्पादन स्टेशन इंसुलेटेड होते हैं। उत्पादन इंसुलेटेड जो होते हैं तो एक दूसरे से क्या होता है, सॉरी इंसुलेटेड नहीं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं? इंटरकनेक्टेड। उत्पादन स्टेशन जहाँ पे कि हम लोग पावर इलेक्ट्रिक ये सब जो जनरेट करते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट करते हैं, वहाँ पे जो हमारा स्टेशन होता है वो क्या होता है? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो ये सप्लाई की विश्वसनीयता और सुरक्षित करने के लिए, सप्लाई की विश्वसनीयता और सुरक्षित करने के लिए जो होते हैं स्टेशन जो होता है इंटरकनेक्टेड होता है ना। उपभोक्ता का लोड आमतौर पर निम्नलिखित में मापा जाता है। उपभोक्ता का लोड जो है हम लोग किस में मेजर करते हैं, है ना। ये 15 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है आप लोग देख रहे होंगे। तो कोई भी उपभोक्ता का अगर लोड है उसको हम लोग किस में मापते हैं? तो किलोवाट में, है ना, किलोवाट में मेजर करते हैं। ये सिंपल है। एक रेक्टिफायर डायोड फॉरवर्ड दिशा में जो है 20 ओम और विपरीत दिशा में जो है 20,000 ओम प्रदर्शित करता है। तो इससे हम लोग क्या जानेंगे कि क्या है, क्या हो रहा है भाई। चलिए, तो हमारा एक डायोड है ना, रेक्टिफायर डायोड है जो कि फॉरवर्ड दिशा में 20 ओम और विपरीत दिशा में जो है 20,000 ओम प्रदर्शित करता है डायोड। अगर तो उसको जानेंगे कि हमारा वो डायोड बहुत ही अच्छा है, यानी कि बिल्कुल अच्छा है, किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत और उसमें प्रॉब्लम नहीं है ना। इस तरह से इसको याद रखना है। रिवर्स बाइस में जो होता है काफी ज्यादा होता है, फॉरवर्ड बाइस में कम होता है रेजिस्टेंस के मान, अगर हमारा डायोड अच्छा है तो। एक संचरण लाइन में उपकेंद्र पर 3 फेज ट्रांसफार्मर का कनेक्शन किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संचरण लाइन यानी कि ट्रांसमिशन लाइन बाबू, इसमें जो हम लोग ट्रांसफार्मर जो इस्तेमाल करते हैं, है ना, उसका जो कनेक्शन होता है वो किस तरह से होता है। देखिए याद करने के लिए आप लोग कैसे याद करेंगे, एक लाइन में हम बता रहे हैं, ये कंफ्यूजन करता है। एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, एक होता है संचरण लाइन, है ना। इन दोनों में देखिए क्या डिफरेंस है। संचरण लाइन आप लोग जानते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि बिजली को ट्रांसमिट करते हैं, है ना, ट्रांसमिट करते हैं। तो वहाँ पे हमारे ट्रांसफार्मर की जरूरत होती है। तो
तो वो जो ट्रांसफार्मर है उसका कनेक्शन जो हम लोग करते हैं स्टार डेल्टा में करते हैं। किस में करते हैं? स्टार डेल्टा। संचरण, संचरण आ रहा है तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? स्टार, एस से संचरण, एस से स्टार, है ना। तो इस तरह से याद रखना है। जेमी संचरण देगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? स्टार डेल्टा, है ना। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पूछता है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में जहाँ से कि हम लोग बिजली को क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो वहां पे हमारा जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है और उसका जो कनेक्शन किया जाता है बाबू, डी से डिस्ट्रीब्यूशन और डी से हो जाएगा डेल्टा स्टार, है ना। ट्रांसफार्मर का जो कनेक्शन किया हुआ रहता है किस टाइप का रहेगा? डेल्टा स्टार, है ना। तो डी से डेल्टा और डी से डिस्ट्रीब्यूशन, डी से डेल्टा स्टार, इस तरह से याद रखना है एक एक वर्ड, है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि ओवरहेड परेशान लाइन में सबसे सामान्य किस्म का जो दोष होता है वो हमारा जो कौन सा दोष होता है? ओवरहेड परेशान लाइन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, परेशान लाइन मतलब ट्रांसमिशन लाइन में जो सामान्य किस्म का जो दोष होता है वो हमारा होता है सिंगल लाइन दोष, सिंगल लाइन दोष, है ना। जैसे कि कहीं ना कहीं क्या हो जाता है कि एक फेज जो है ना वो ग्राउंड हो जाता है ना, अर्थ हो जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ओवरहेड लाइन के लिए भारतीय विद्युत नियम, है ना। ओवरहेड लाइन के लिए भारतीय विद्युत नियम 1956 के अध्याय 8 का नियम 74 74 जो है निम्नलिखित के संबंध में है। ये जो हमारा ओवरहेड लाइन के लिए जो भारतीय विद्युत नियम जो बनाया गया था, है ना। देखिए बाबू ध्यान देना है। एक होता है भारतीय विद्युत नियम जिसका गठन किया गया था 1956 में, है ना, याद रखना है, ये कंफ्यूज करता है। और एक होता है भारतीय विद्युत अधिनियम, ठीक है। तो इसका जो गठन किया गया था 1963 में, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को ये याद रखना होगा। तो ये 56 के अध्याय 8 का नियम जो होता है 74, ये किसके संबंध में बताता है? तो हमारा सामग्री कैसा है और उसका सामर्थ्य किस टाइप का है, ठीक है ना, होता है ना क्वालिटी, उसके बारे में ये हमारा बताता है। हमारा सामग्री का क्वालिटी, जैसे आप लोग पढ़े हैं मैग्नेट वगैरह के बारे में पढ़े होंगे, उसमें फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, डाया, पारा, है ना, ये सब का अलग अलग मैग्नेट का जो निर्माण होता है उसमें होता है, वो अलग अलग पावर का होता है, अलग अलग सामर्थ्य का होता है। उसी तरह से हमारा ये नियम जो कहता है कि हमारा सामग्री जो है उसका सामर्थ्य कैसा है, उसके बारे में ये नियम हमारा बताता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ओवरहेड वितरण लाइन में केबल का लाभ क्या है? ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में हम जो केबल इस्तेमाल करते हैं उसका क्या एडवांटेज है? एडवांटेज पूछ रहा है। तो देखिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में इसका प्रयोग किया जाता है, चूंकि केबल है क्या एक दूसरे से इंसुलेटेड रहता है ना, ऊपर से कवरिंग किया हुआ रहता है, इंसुलेशन चढ़ा हुआ, तो इसका इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं भीड़ भाड़ वाले जगहों पर करते हैं, ये इसका एडवांटेज है। किस वोल्टेज के ऊपर सस्पेंशन प्रकार का इंसुलेटर इस्तेमाल किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस वोल्टेज के ऊपर सस्पेंशन प्रकार का इंसुलेटर का इस्तेमाल किया जाता है? तो ये हमारा जो होता है 33 केवी, कितना? 33 केवी से ऊपर अगर वोल्टेज है तो वहाँ पे जो हम लोग ये इंसुलेटर का इस्तेमाल करेंगे बाबू, वो हमारा होता है सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर, है ना। किसी रेक्टिफायर उपकरण की बैटरी चार्जिंग के लिए प्रयोग करना है, यानी कि कोई रेक्टिफायर है जिसको कि बैटरी चार्जिंग के लिए अगर उपयोग करना है तो उसके लिए रेक्टिफायर का चयन निम्नलिखित के आधार पर, यानी कि रेक्टिफायर का जो हम लोग चुनाव करेंगे वो रेक्टिफायर के किसके आधार पर करेंगे, ठीक है ना। रेक्टिफायर के किसके आधार पर करेंगे? तो हमारा रेक्टिफायर का जो पावर रेटिंग है ना, पावर रेटिंग कैसा है उसके आधार पर हम लोग रेक्टिफायर का चुनाव करेंगे। रेक्टिफायर का पावर रेटिंग कैसा है उसके आधार पर करेंगे। कोरोना का प्रक्षेप निम्न पर होता है। कोरोना, जैसा कि अभी अभी आप लोगों को मैंने बताया कि हमारा जो कोरोना प्रभाव होता है वो केवल एसी संचरण लाइन में ही होता है, यानी कि एसी ट्रांसमिशन लाइन में ही होता है, जो हम लोग ट्रांसमिट करते हैं, है ना।
उसमें ही सिर्फ कोरोना इफेक्ट होता है एसी संचरण लाइन में। ठीक है, इस तरह से इसको याद रखना है। खंभे से तिरछी भुजा लगाने का क्या प्रयोजन है? जैसा कि आप लोगों को कल भी शायद या किसी दिन मैंने बताया था कि हमारा जो खंभा होता है पोल वोल, उसमें एक सपोर्ट वायर देते हैं हम लोग, है ना, खंभा के लिए। तो उसमें जो सपोर्ट वायर के साथ साथ उसमें जो देखिएगा आप लोग, एक लगा रहता है हमारा इंसुलेटर। क्या लगा हुआ रहता है? इंसुलेटर। तो यही हमारा जो क्वेश्चन कर रहा है कि खंभे से तिरछी भुजा लगाने का क्या उद्देश्य है? तो इंसुलेटर को लगाना। ठीक है। गलियों में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गलियों में निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइन की भूतल से ऊंचाई कम से कम होनी चाहिए। ध्यान देंगे आप लोग। हाँ, ठीक है ना। देखिए, निम्न वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज, जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि हमारा निम्न वोल्टेज जो आता है वो 230 वोल्ट होता है ना, सॉरी 250 वोल्ट। निम्न वोल्टेज जो है हमारा 250 वोल्ट। मीडियम वोल्टेज जो आता है हमारा 650 वोल्ट तक, है ना। तो अगर गलियों में यानी कि गांव घर में आप लोग देखे हैं, है ना, गलियों में निम्न वोल्टेज, निम्न और मध्यम वोल्टेज लाइन की भूतल से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? गांव घर में जो देखे होंगे आप लोग, है ना, गली वली में, उसमें हम लोग भूतल से यानी कि जमीन से उसकी जो हाइट होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए, अगर हमारा जो है निम्न वोल्टेज या मीडियम वोल्टेज को लेकर के जाना है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, इसको ये डाटा है, इसको याद ही करना है। इसमें समझने बुझने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ये हमारा होता है 19 फीट। ठीक है, 19 फीट होता है। भूतल से इसकी जो हाइट होगी वो 19 फीट होगी। ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, बस फार्मूला याद रखना है। जब आर्मेचर चालकों की संख्या 84 है तथा पोलो की संख्या 6 है तो पोल पिच का मान क्या होगा, है ना। तो अगर आप लोगों को फार्मूला नहीं याद है तो हमारा जो बाबू फार्मूला होता है, पोल पिच निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, चालकों की कुल संख्या अपॉन पोलो की संख्या, यानी चालकों की कुल संख्या बटा में पोलो की संख्या। तो हमारे चालकों की संख्या जो है 84 दिया हुआ है और पोल के भी संख्या 6 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग पोल पिच निकाल सकते हैं। 14 6 84, यानी कि पोल पिच का जो मान होगा हमारा कितना होगा? 14। ओके। जब कोई वाइंडिंग, है ना, ये क्या है हमारा? वाइंडिंग होना चाहिए, बिलिंग लिखा गया है। जब कोई वाइंडिंग चुंबकीय फ्लक्स का समकोण पर छेदन करता है तो उसमें जो ईएमएफ पैदा होता है वो कैसा होता है ना, ध्यान देना है। चुंबकीय फ्लक्स जो हमारा बनता है, कोई भी अगर हमारा वाइंडिंग है उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स जो बनता है, तो वो जो हमारा वाइंडिंग है, जो मैग्नेट बन रहा है, उसमें अगर समकोण पर छेदन करता है तो उसमें जो हमारा ईएमएफ जनरेट होता है वो मैक्सिमम होता है। मैक्सिमम कब जनरेट होगा? जब वो समकोण पर छेदन करता है या समकोण पर काटता है ना। तो उस कंडीशन में हमारा जो ईएमएफ होता है वो बहुत ही काफी होता है, बहुत ही अधिक होता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि जब टरबाइन पर वाष्प छोड़ी जाती है तो टरबाइन पैदा करता है, हम लोग क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिक उत्पादन करते हैं, पावर जो जनरेट करते हैं टरबाइन के माध्यम से, उस पर हम लोग क्या करते हैं, वाष्प छोड़ते हैं। जब हम लोग टरबाइन पर वाष्प छोड़ते हैं तो टरबाइन जो पैदा करता है वो हमारा मैकेनिकल एनर्जी होता है। कौन सा एनर्जी होता है? मैकेनिकल एनर्जी, है ना। जल विद्युत स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले अल्टरनेटर का प्रकार होता है। जल विद्युत अल्टरनेटर जहाँ पे कि हम लोग आप लोग जानते हैं, यानी कि हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट के माध्यम से जहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक को जनरेट करते हैं, पावर को जो जनरेट करते हैं, वहाँ पे हम लोग जो अल्टरनेटर इस्तेमाल करते हैं वो कम गति का होता है ना, उसका स्पीड क्या होता है? कम होता है। तो कम स्पीड के लिए आप लोग जानते हैं हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? जिसका व्यास बड़ा हो और अक्षीय लंबाई छोटा हो। तो ये हमारा होता है सेलिएंट पोल का, है ना। सेलिएंट पोल अल्टरनेटर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये स्टीम टरबाइन वगैरह पूछता तो वहां पे हमारा क्या होता है? सिलेंड्रिकल टाइप अल्टरनेटर। ठीक है, वहां ज्यादा स्पीड चाहिए। तुल्यकालिक मोटर स्वयं प्रारंभ नहीं होता है, जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया भी था कि इसमें हमारा जो होता है ये एक दूसरे से इंटर लॉक होता है, स्टेटर और रोटर वाइंडिंग जो होता है। यहाँ पर भी एक आंसर दिया हुआ है कि घूर्णन पर अर्धचक्र के बाद तत्क्षणिक बल
घूमने यानी कि घूर्णन की दिशा प्रतिलोपित हो जाती है। वही चीज है मिला जुला करके, है ना। इस तरह से इसको याद रखना है। 3 फेज 4 वायर सिस्टम के लिए अर्थ या न्यूट्रल वायर का जो रंग होता है, हम लोग 3 फेज या 4 वायर सिस्टम का जो इस्तेमाल करते हैं उसमें अर्थ या न्यूट्रल वायर का जो हमारा कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लैक होता है ना, ब्लैक यानी काला। 3 फेज 4 वायर सिस्टम का प्रयोग सामान्यतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। तो ये हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये 3 फेज 4 वायर सिस्टम का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में किया जाता है। 2 संचरण तारों के बीच कोरोना होता है जब उनमें, यानी कि आप लोग जानते हैं कि हमारा ट्रांसमिशन लाइन में ही कोरोना होता है, लेकिन 2 संचरण तारों के बीच कोरोना इफेक्ट जो होता है वो जब कब होगा, जब उन दोनों में हमारा विभवांतर का मान जो होता है वो हाई होगा। विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस का मान जो होता है हमारा हाई होता है, उच्च होता है ना। तब क्या होगा, 2 हमारा संचरण तारों के बीच में कोरोना इफेक्ट होगा, कोरोना प्रभाव होगा, है ना। न्यूनतम परिचालन व्यय में पाए जाते हैं। न्यूनतम परिचालन व्यय यानी कि हम लोग जो इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट करते हैं कोल से, हाइड्रो से, है ना, न्यूक्लियर से, थर्मल से, ये सब जो भी है ना, तो इसमें जो न्यूनतम परिचालन व्यय जो होता है वो हमारा होता है सिर्फ और सिर्फ किसमें, हाइड्रो पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट में, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो फिर क्या करेंगे, हम लोग जुड़ जाएंगे। तो 1 मिनट के लिए हम लोग अभी यहाँ 1 या 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं। तब तक फिर से दूसरा सेशन में हम लोग मिलेंगे, है ना। ओके।